हेलो चिल्ड्रेन, पिछले दिनों आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे। अब इसके अंत में है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूं बारी बारी से। आप उसको एक एक करके अच्छी तरह से समझते जाइएगा। तो ग्रेविटेशन का पहला जो क्वेश्चन रखा गया है वह है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। दो वस्तुएं हैं, यह देखिए, ये दो वस्तुएं, और उनके ये जो बीच की दूरी है d, हम इसको आधा कर दें, d को आधा, यानी स्थिति यह बन जाएगी, यह वस्तु है और इसके बीच की दूरी अब आधी हो गई, यह d/2। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो आप गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी का संबंध पढ़ चुके हैं। यह ज्ञात है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² के। यह जो d है, यदि d को हाफ कर दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। आपको ज्ञात है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह वस्तु था m1 और यह है m2। m1 m2 वस्तु वही है, इनके बीच की दूरी को कम कर दिया गया है। तो जब दूरी कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी F पर क्या असर आएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² के अनुसार, अकॉर्डिंग टू F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यह जो बन जाएगा, यदि हम F1 इसको माने तो यह d1 हो जाएगा, और F2 यदि हम इसको मान लें तो 1/d²/2 के यह बनेगा। d2/2 यानी इसका जो बीच का दूरी है d2 मान लिया जाए तो इस तरह से हम कहेंगे कि F1/F2 इज इक्वल टू 1/d1² अपान 1/d2½ के। यह समझिए एक बार फिर, अकॉर्डिंग टू F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², यह ज्ञात है जब हम दोनों वस्तुओं को d दूरी पर रखे हैं और इसकी दूरी को हम आधा कर दें तो यह हो जाएगा F2 = 1/d2 और /2² के। तो 1/d1² हमने पहले दशा का माना, और जब उसके बीच की दूरी आधी कर जा रही है तो 1/d2½ कर दिया। अब इसको देखिए, यदि हम ऐसे करें कि 1/d1² डिवाइडेड बाय 1/d2½ तो यह बन जाएगा 1/d1² इंटू d2½/1, यही बनेगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/d1² इंटू यह बन जाएगा d/2² मीन्स यह d²/4 ऐसे। तो इस तरह से इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी बल जो है 4 गुना प्राप्त हो जाएगा।
तो यदि बीच की दूरी को दूना करें तो गुरुत्व बल जो है 4 गुना हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बात सही है, द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वीय बल बढ़ जाएगा, लेकिन हर जगह द्रव्यमान से नहीं होगा। द्रव्यमान जो है वही रहेगा, किंतु डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि भार बदलता रहता है, द्रव्यमान समान होता है। तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? तो आपको मालूम है ग्रेविटेशनल, यह जो जी होता है, जी रेंज में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ड्यू टू ग्रेविटी जी, यह बन जाता है ग्रेविटेशन इनटू m अपान r स्क्वायर के, जहां पर यह g है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। यह गुरुत्वीय बल है जी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह कर सकते हैं। फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। यम, यह जो है मास है ऑफ अर्थ, m मास ऑफ अर्थ, एंड r रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है। जरा गौर करें, यह ग्रेविटेशन है, G कैपिटल, और कैपिटल G जो है ग्रेविटेशन, यह सार्वत्रिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यह सार्वत्रिक नियतांक। तो जब यह प्रश्न रखा गया है सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के समानुपाती, भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं पृथ्वी पर गिरती है? एक हल्की वस्तु है, जैसे ये चाक है, यह डस्टर है, दोनों को हम एक साथ गिराएं तो इनके कहने का मतलब है कि यह डस्टर का भार अधिक है, तो यह पृथ्वी पर तेजी से क्यों नहीं गिरता है चाक के बनस्पत? यही सवाल है। तो इसमें हमने दिया G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपान r स्क्वायर, जहां यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G है, m मास ऑफ द अर्थ है और r रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यह गुरुत्वीय क्षेत्र में जब वस्तु को गिराई जा रही है तो भारी वस्तु हल्की वस्तु की बनस्पत तेजी से क्यों नहीं गिरती? इसमें जो m है कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, और जो भी हम वस्तु गिरा रहे हैं भारी और हल्की, तो पृथ्वी के द्रव्यमान की बनस्पत
उपेक्षणीय द्रव्यमान हो जाता है। और जो एक स्वतंत्रता पूर्वक जब वस्तु ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गिरती है तो उसका जो वेग होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने ग्रेविटेशनल क्षेत्र में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, वह सभी पर एक समान लग रहा है, चाहे भारी हो या हल्की हो, 9.8 का ही लगेगा। तो ग्रेविटेशनल यहां पर अब उसका जो वेग शून्य पलायन वेग हो जा रहा है, यानी इसमें उसका जो वेग है केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही है, दूसरा कोई बल उस पर काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए, जब हम भारी और हल्की वस्तु को एक साथ गिराते हैं तो भारी वस्तु हल्की वस्तु की बनस्पत तेजी से क्यों नहीं नीचे आती है, इसके लिए आप यही लिखेंगे कि पृथ्वी के द्रव्यमान अकॉर्डिंग टू G=Gm/r² के अनुसार वस्तुओं का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा उपेक्षणीय है, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा उपेक्षणीय है। और जो ग्रेविटेशनल रेंज में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में जो पृथ्वी का बल लगता है सभी वस्तुओं पर एक समान काम करता है, और पृथ्वी के द्रव्यमान के तुलना उपेक्षणीय द्रव्यमान वस्तुओं का हो जा रहा है गिरने वाली, और दूसरा कोई बल नहीं काम कर रहा है उन वस्तुओं पर, इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुएं एक साथ, या भारी वस्तु जो है हल्की वस्तु की बनस्पत जल तेजी से नीचे नहीं आती है। क्यों? कि यह कैपिटल जो G होता है यह स्वतंत्र है। अब अगला सवाल देखिए, तीसरा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम वस्तु के बीच वस्तु का द्रव्यमान जो है m, 1 किलोग्राम है। यह था दूसरा सवाल, यह आपको सबसे पहले पहला बताया, और यह है तीसरा। 1 किलोग्राम वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा, यानी गुरुत्वीय बल का परिमाण F पूछा है जो पृथ्वी पर है, क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है कैपिटल M, पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ द अर्थ 10⁻24 किलोग्राम × 6, और इसका रेडियस है आर ऑफ द अर्थ, अर्थ के आर को कैपिटल से दिखा रहा हूं, 6.4 × 10⁻6 मीटर, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसमें पूछा है कि 1 किलोग्राम वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड आर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर से दिखाया गया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो तुलना करना है कि कितना गुरुत्व बल काम करेगा 1 किलोग्राम की वस्तु पर। यहां कैपिटल G का वैल्यू लिखना पड़ेगा, कैपिटल G, बिकॉज आपको मालूम है F = कैपिटल G × M/m/r², यही D है R। तो कैपिटल G का जो वैल्यू है यह होता है 6.7 × 10⁻11, 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम ⁻2 के। तो यह G का वैल्यू,
और m ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁴ किलोग्राम और वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। 1 अपान r ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के। अब देखिए तो r स्क्वायर है ये, तो 6.4 इंटू 10⁶ स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर ले रहा हूं। 6.7 इंटू 10⁻11, 6.1 0 इंटू 10⁻24, तो ये 10⁻11 और 10⁻24 मिल करके हो जाएगा 10⁻13। तो 6 यह कह सकते हैं कि 6.7 इंटू 10.1 इंटू 10⁻13 बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह 10⁻12 हो जाएगा। बिकॉज पावर में जब पावर का गुणा करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। तो 6 और 6 12, 10⁻12 हो गया। यह गलत हमने 2 लिख दिया था, भूल गया था, 10⁻12 ऐसे। तो अब देखें 6.7 इंटू 6.1 इंटू 10⁻13 है अपान 10⁻12, तो जब इसमें हम भाग देंगे तो केवल 10 हो जाएगा। 13 माइनस 12 मीन्स 10⁻1 हो गया, मीन्स 10। तो यह जो आ जाएगा 6.7 इंटू 6.1 इंटू 10 बाई 6.4 इंटू 6.4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, गुणा भाग आप कैलकुलेशन करेंगे तो 9.814 प्राप्त होता है। इसका जो वैल्यू है 9.814 न्यूटन बल है। यानी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु को जो पृथ्वी पर रखी गई है उस पर 9.814 न्यूटन का बल लगेगा। बड़े ही आसानी ढंग से आपने इसको हल कर लिया। यूं तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार का वैल्यू 9.8 होता ही है। इसी को प्रूफ दिया गया कि जब 1 किलोग्राम की वस्तु है और वह पृथ्वी सतह पर रखी गई है। प्रश्न यही था कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु का पर लगने 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आपको निकला 9.814। हमने कैलकुलेट किया इसे, इतना लंबा गुणा करने में समय लगेगा इसलिए सीधे कैलकुलेट किया तो 9.814 आया। अब चूंकि 9.814 है इसलिए 1 को हटा करके 9.8 ही केवल कहा जाता है। तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा 9.8 न्यूटन का लगेगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे